हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुंदनपुर कहकर एक गांव में भैरवी नाम की एक अनाथ लड़की अपने मामा कुलभूषण और मामी चंदा के साथ रहती थी। भैरवी की मामी चंदा उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती और उस बेचारी से दिन भर काम करवाती रहती। चल चलो महारानी, आराम वाराम नहीं करना है। तुझे घर के कोने कोने की सफाई करनी है, और अगर तूने कोई आनाकानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? लेकिन मामी जी, मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था कल। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई क्रीम हो तो दे दो ना मामी जी। क्रीम नहीं है, एक जोरदार लापड़ लगा कर दूंगी ना मैं जब तुझे अभी। चल अपना नाटक बंद कर और काम पर लग। आई बड़ी छुई मोई। चंदा भैरवी पर रत्ती भर भी दया नहीं करती और उससे ढेर सारा काम करवाती रहती। भैरवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसीलिए चंदा उससे दिन में 50 से 60 लोगों के टिफिन्स का खाना बनाकर उन्हें बेचती थी और वो उसमें का 1 रुपया तक भैरवी को नहीं देती थी। कुलभूषण को भैरवी को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन चंदा उसे भी नहीं छोड़ती। चंदा, छोड़ दो ना भैरवी को, क्यों उस पर इतना अत्याचार करती रहती हो? ओ मामा नंबर 1, तुम तो अपने मुंह पर ताला ही लगा लो, वरना तुम्हें ना मिक्सर में डालकर पीस दूंगी। हाँ, बड़े आए अपनी भांजी की तरफदारी करने, खुद के काम पर ध्यान दो पहले। एक दिन बेचारी भैरवी बुखार से तप रही होती है। उसके बावजूद चंदा उससे टिफिन सर्विस का खाना बनवाती है और लाचार भैरवी रोते हुए खाना बनाती है। उसकी आंखों से गरम गरम भाप निकल रहे थे और हाथ पांव थर थर कांप रहे थे, लेकिन ये सब चंदा नहीं देखती। उनके मोहल्ले में डाकू मंगल सिंह आता था। एक दिन मंगल सिंह को भैरवी बहुत पसंद आ जाती है और वो चंदा से चुपके से मिलकर कहता है, ओ चंदा रानी, तुम्हारी भांजी अपन को बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए अपन उसे अब अपना बनाने के लिए आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर भैरवी चाहिए तो तुझे मोटी रकम देनी होगी, फिर ही मैं ये सौदा पक्का करूंगी। हाँ। भैरवी मंगल सिंह और चंदा की ये सौदे की बातें सुन लेती है और ये सब सुनकर तो एक पल के लिए उसकी सांस ही सूख जाती है। इसका मतलब मामी जी मुझे 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 बेचने की फिराक में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस डाकू के पास नहीं जाऊंगी। मैं मामा जी को भी ये बात नहीं बता सकती। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। भैरवी अपने मिट्टी के गुल्लक को तोड़कर जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें लेकर वहां से भाग जाती है और गांव के बस स्टेशन पर जाकर टिकट निकालती है और बस में सवार होकर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली आती है। वो उस गांव में नई नई थी, इसीलिए बहुत घबरा रही थी। तभी वो सड़क पर चल ही रही थी कि अचानक से एक कार से टकराते टकराते बच जाती है। कार के अंदर उस गांव का सरपंच का बेटा होता है जिसका नाम नमन होता है। नमन गाड़ी से बाहर उतरकर भैरवी से माफी मांगने आता है। आई एम रियली सॉरी। आप ठीक तो है ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्रेट। देन वैसे आप इस गांव में नई आई हो? जी हाँ। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम नमन है, इस गांव के सरपंच का बेटा। जी नमस्ते, मेरा नाम भैरवी है। नमन और भैरवी अपनी पहली मुलाकात में एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब भैरवी गांव के बाजारों में जाती है, तभी वो एक खिलौने वाले की दुकान पर जाकर उसके खिलौनों को बेचने में मदद करती है। उस व्यक्ति का नाम केशव लाल होता है। केशव लाल भैरवी की सारी कहानी जानने के बाद उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। केशव लाल की बीवी वसुधा भी भैरवी से बहुत अच्छी तरह से पेश आती है। भैरवी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये क्रूर दुनिया अक्सर अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख देती है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मुझे अपनी भाभी और केशव लाल को अपना बड़ा भाई मानकर हमारे साथ रहो। वसुधा भाभी, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप दोनों मुझे मिले। अरे चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। नहीं भाभी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे लेकिन भैरवी। केशवलाल भैया,
मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक बार मेरे हाथ का खाना चख कर तो देखिए। भैरवी खाना बनाती है और केशव लाल और वसुधा को भैरवी के हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। भैरवी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें तो अपना ढाबा खोलना चाहिए। गांव के सरपंच अगले हफ्ते मेला लगाने वाले हैं। वो मेला पूरा 1 महीने तक चलेगा। उसमें तुम अपना छोटा सा ढाबा लगा देना और उसमें खाना बनाकर बेचना। अरे वाह, ये करने में तो कितना मजा आएगा। हाँ भैरवी, तुम जितने पैसे कमाओगी उन्हें संभाल कर रखना। 1 महीने बाद तुम भी अपना खुद का ढाबा खोल लेना, है ना? हाँ भैया भाभी, आप दोनों एकदम सही कह रहे हो। तो तय रहा, भैरवी गांव के मेले में अपना ढाबा खोलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी और इस नई शुरुआत में सफल होकर ही रहेगी। क्यों? हाँ भाभी। भैरवी अब गांव के मेले में अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और उसके हाथ का खाना खाकर लोग उसकी खूब तारीफें करते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भाई! ये दाल मखनी और पुलाव तो आहा, एकदम जबरदस्त। नंबर 1 खाना है भैरवी बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद भाई साहब। नमन भी उस मेले में रोज आता था। वो रोजाना भैरवी को मेले में छुप छुप कर देखते ही रहता था। भैरवी भी उसे चुप छुप कर देखती थी। दोनों के बीच प्यार का भाव जागने लगता है। लेकिन भैरवी के फूड स्टॉल पर दिन भर भीड़ लगी हुई होती थी, इसीलिए नमन उससे मिलने नहीं आ पाता था। भैरवी के ढाबे की तरक्की देख उसके बगल वाली चमेली को बहुत जलन होती थी। मन तो करता है कि इस भैरवी का गला दबाऊं। 30 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब बचे 25 दिन। इसके ढाबे के कारण मेरे ढाबे में कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं, मैं इसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। हर साल मेले में तो बस मेरा ही ढाबा चलता है और इस साल मैं इस कल की आई बेवकूफ लड़की को मुझे मात देने का मौका नहीं दे सकती। हाँ, नहीं तो। चमेली गुस्से में होती है। रात में वो भैरवी के ढाबे पर जाकर उसके ढाबे की तोड़फोड़ करती है और उसके सारे सामान का सत्यानाश कर देती है। ये सब नमन और उसके पिता आलोकनाथ देख लेते हैं और वो दोनों चमेली को रोकते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो चमेली? बेचारी भैरवी का नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, अब समझा, तुम उसकी प्रगति से जल रही हो, इसीलिए ये सब कर रही हो ना? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हें इस गांव में रहना है या नहीं? चमेली बहुत घबरा जाती है और सरपंच को देख उसके पसीने छूटने लगते हैं। माफ कर दीजिएगा सरपंच साहब, वो मैं कुछ नहीं। तुम अभी के अभी इस गांव को छोड़कर चली जाओ। अगर तुम इस गांव में दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, इतना समझ लेना तुम। नमन की ये बात सुनकर चमेली डर जाती है और वो गांव छोड़कर चली जाती है। नमन सुबह होने से पहले भैरवी का सारा सामान समेट देता है और जिस सामान का नुकसान हुआ होता है उसे नए सामान से बदल देता है। भैरवी 1 महीने बाद ढेर सारे पैसे कमाकर उस गांव में अपना ढाबा खोल लेती है। नमन और भैरवी दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। बेला ओमकार से शादी करती है। ओमकार एक गरीब आदमी होता है जो मिल में काम करता। ओमकार और बेला दोनों में खूब प्यार होता है। ओमकार, ये लो, तुम दिन भर काम करके थक गए होगे ना, ये लो ठंडा ठंडा सत्तू शरबत। गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। शुक्रिया बीबी साहिबा, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इसमें शुक्रिया किस बात का, तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो ओमकार। लेकिन एक दिन बेला और ओमकार के पड़ोस में एक बंगले में एक अमीर आदमी रहने आ जाता है और बेला रोज अपने घर की खिड़की से उस पर नजर रखती और उसे अपना निशाना बना लेती। बस अब कैसे भी करके मुझे इस अमीर आदमी को अपने झांसे में फंसाना है। माना कि मैं ओमकार से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी पैसा है, प्यार नहीं। बेला अब उस अमीर आदमी के घर पर जाने लगती है। उसका नाम अभिषेक होता है। वो उसे लुभाती और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती और एक दिन वो उससे शादी कर लेती। ये देख ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जब अभिषेक के बंगले पर आता है तभी बेला उसे लात मारकर गेट से निकाल देती है। बेचारा ओमकार अपने मुंह के बल गिर जाता है। बेला, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने इस अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन
तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई हैं। ओमकार, अपनी बकवास बंद करो। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं तुमसे भी ज्यादा अभिषेक से प्यार करती हूँ। तुम में है भी क्या? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? बंदर दिखते हो, न पैसा न क्लास। चलो अब अपनी लंगूर सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेला बेचारे ओमकार को धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। ओमकार बेला से मिले धोखे के बाद पूरी तरह टूट जाता है। वो रोजाना मिल में जाता और शाम को आकर सो जाता। अब अपने गम को भुलाने के लिए वो मिल में ओवर टाइम करता ताकि वो ज्यादा समय काम में बिताए और उसका मन शांत रहे। वहीं बेला अभिषेक के साथ रहकर अब एक अमीर औरत बन चुकी थी। तभी एक दिन ओमकार की जिंदगी में रुचिता नामक एक लड़की आती है जो उसे एक मंदिर में मिलती है। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें होने लगती हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रुचिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। तुम हो तो जिंदगी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी रुचिता? हाँ ओमकार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर इसी राम सीता मंदिर में हम दोनों शादी कर लें। पंडित जी की कुटिया यहाँ पास में है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। हाँ ओमकार। ओमकार और रुचिता दोनों उस मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं और वो दोनों अपना सुखी संसार बसाते हैं। बेला को जब पता चलता है कि ओमकार ने नई शादी कर ली है तब वो जानबूझकर रुचिता और ओमकार को जलाने के लिए उनके घर के पास से कार में महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर गुजरती है। लेकिन ओमकार और रुचिता को इस सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रुचिता ओमकार को अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाती है। ये लो ओमकार, छोले भटूरे खाओ। मैंने प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं, खाओ इसे। आहा, रुचिता, ये छोले भटूरे हैं, ये क्या है? हाय, मन तो करता है यूं सारी उम्र तुम्हारे हाथों के छोले भटूरे खाता रहूं। चलो चलो, अब ज्यादा नखरे मत करो और अच्छे से खत्म करो। मैं तब तक और भटूरे तलकर लाती हूँ, ठीक है? रुचिता भटूरे तलती है और दोनों मियाँ बीवी प्यार से एक दूसरे को वो छोले भटूरे खिलाते हैं। एक दिन ओमकार जिस मिल में काम करता है उसमें आग लग जाती है, जिस कारण उसका काम अब बंद हो जाता है और तो और उसे कहीं और काम नहीं मिलता। ओमकार को यूं परेशान देखकर रुचिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो सोचती है कि वो अब पैसे कमाएगी। ओमकार, क्यों ना मैं अब छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाऊं? मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी और उसी के सहारे पैसे कमाऊंगी। नहीं रुचिता, तुम काम मत करो। मैं हूं ना, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। ओमकार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी घर पर खाली बैठकर बोर लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। प्लीज मुझे छोले भटूरे का ढाबा खोलने दो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम दिल से काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रुचिता अब अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और उसमें छोले भटूरे बेचने लगती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका ढाबा चल पड़ता है और लोगों को उसके हाथ के बने छोले भटूरे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह रुचिता बहन, क्या छोले भटूरे बनाए हैं, एकदम स्वादिष्ट, एकदम जायकेदार। हाँ, मुझे जरा दही दो ना, कसम से आज तक के सबसे बेस्ट छोले भटूरे हैं ये। बहुत अच्छा लगा इसे खाकर। धन्यवाद भाई साहब। रुचिता अपने ढाबे से अच्छे से पैसे कमाने लगती है। वहीं ओमकार को एक नई मिल में नौकरी लग जाती है, लेकिन बेला की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अभिषेक बेला के होते हुए अब एक नई लड़की से शादी कर लेता है और वो उसे घर में लाता है। ये सब क्या है अभिषेक? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? हाँ, ये क्यों है? बोलो अभिषेक, जवाब दो। बेला, अब तुम्हारा टाइम भी खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरी लड़की की। मैं ऐसे ही हर 2 महीने में लड़कियां बदलता रहता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक बहुत बड़ा याश हूँ और अब तुम्हारा मेरी हर एक चीज से हक जा चुका है, इसलिए अभी गेट आउट। क्या? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ी आई। अभिषेक बेला को धक्के मारकर बंगले से बाहर कर देता है। अब बेला के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था। बेला का खुद का परिवार भी उसे उसकी बुरी हरकतों की वजह से नहीं अपनाता।
उसके पास अब अपनी गरीब सौतन छोले भटूरे वाले रुचिता से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो रुचिता के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, रुचिता, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे और ओमकार के घर पर रहने दो। मैं मुफ्त में नहीं रहूँगी, पैसे दूंगी। मैं तुम्हारे ढाबे पर काम करूँगी। प्लीज़ मुझे रख लो अपने घर। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और ओमकार के बीच बिल्कुल नहीं आऊँगी। ठीक है बेला, तुम हमारे साथ कुछ दिनों तक रह सकती हो। थैंक यू सो मच रुचिता। वैसे रिश्ते में तो हम दोनों एक दूसरे की सौतन लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। मैं पैसे जुटाकर तुरंत निकल जाऊंगी। बेला रुचिता को अपने साथ हुए धोखे के बारे में भी बताती है। पहले तो ओमकार बेला को घर में लेने से मना करता है, लेकिन जब रुचिता उसे समझाती है तब वो मान जाता है। अब बेला रुचिता के ढाबे पर काम करती है और उसका हाथ बटाती है, लोगों को छोले भटूरे परोसती है। ओमकार और रुचिता को लगता है कि बेला सच में सुधर चुकी है, लेकिन बेला के मन में कोई और ही प्लान चल रहा होता है। वो एक रात उन दोनों के खाने में जहर मिला देती है और उनके संदूक में रखी हुई उनके खून पसीने से कमाई हुई जमा पूंजी चुरा कर भागने लगती है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। ओह नो! अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? अब आप सीधा जेल जाएंगी। रुचिता और ओमकार वहां पर आते हैं और उन्हें जिंदा देखकर बेला चौंक जाती है। ये क्या, तुम दोनों जिंदा हो? हमने तुम्हें खाने में जहर मिलाते हुए देख लिया था और तभी हमें पता चल गया था कि तुम किसी बुरे प्लान को ही अंजाम देने जा रही हो। बेला, मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते हमारे घर में जगह दी, लेकिन तुम सुधरने वालों में से थोड़ी हो। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पुलिस बेला को गिरफ्तार करके ले जाती है और रुचिता अपने छोले भटूरे ढाबे से खूब सारे पैसे कमाती है और अपने जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।